फिजिक्स में जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे वो दो टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने। एक पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सेकंड पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसी में जिसमें हम लोग लैटरल इन्वर्जन के बारे में जाने थे कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। और क्या पढ़े थे कि जब दो प्लेन मिरर को आपस में इंक्लाइन किया जाता है, इंक्लाइन का मतलब कुछ एंगल पे किया जाता है, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। हाँ, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर वो 360 बाय क्या हम लोग पढ़े थे, 3 के साथ। चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर से। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर, टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। हो गया। हाँ देखिए, आपको भी मालूम है अगर एक प्लेन मिरर ऐसे रखते हैं तो आपका एक ही शक्ल दिखता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर दीजिए, कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक से ज़्यादा इमेज मिलेगा। तो उसमें जो फर्स्ट जो भाई इधर देख ले, उधर 3.5 से आके पहले आ जाएगा ना, तो पढ़ते रहना। इधर देख, पहला केस क्या बोले थे कि हर केस में आपको n निकालना हो। क्या निकालना होगा जी, n। ये n ही बताएगा कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो n निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 360 बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा, तो 360 बाई थीटा जो है ये आपका अगर इवन नंबर है, क्या है जी, तो कितना नंबर ऑफ इमेज हो रहा था, n-1। यानी जैसे मान लो हम बोले कि दो गो मिरर है, उन दोनों मिरर के बीच का जो थीटा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों मिरर को जब 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करेंगे तो इमेज कितना बनेगा। तो सबसे पहले आप n निकालिएगा, बताने दो, सबसे पहले n निकालिएगा। n निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 360 बाई 60 कीजिएगा, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। अब आ गया 6 आ गया, तो आप बोलिएगा 6 इवन है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो जब n इवन होता है, यानी n मतलब 6, जब n इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनता है, n-1 ये होता है। तो टोटल इमेज कितना बनेगा, 2 5। अब इसमें हम लोग सेकंड केस पढ़े थे ऑड नंबर का। क्या पढ़े थे जी, ऑड नंबर का। ये पढ़े थे कि 360 बाई थीटा कर लें और ये ऑड नंबर हो। तो इसमें दो केस हम लोग पढ़े थे। एक केस पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट यानी जो जिसका इमेज बनना है वो उस एंगल के बाइसेक्टर पे होगा, किस पे, यानी बिटवीन द होगा, बिटवीन द टू मिरर होगा, उसके बाइसेक्टर पे होगा। तो आंसर क्या होता था, n-1। ये कब होता था, ये जब बाइसेक्टर पे होता था, बिल्कुल बाइसेक्टर पे। और n कब होता था, जब बाइसेक्टर पे नहीं होता था, कहीं और होता था। ये जान गए हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि 360 भाई क्या ले लिया जाए, थीटा के 75 करोगे तो कितना आएगा, अरे ऑड नंबर से कट जाए, 60 थोड़ी होगा, 20 से 18 न हो जाएगा, ऑड नंबर चाहिए ना, दिमाग नहीं है। 25 से कटा दे, कटेगा, 15 से कटेगा, अरे किसी नंबर से कटेगा यार, क्वेश्चन में दिएगा ऑड 40 से, हाँ बिल्कुल सही बोला, सबसे जी 40 से कटा देते हैं। ये मान लो कि दो गो दिया हुआ है, दिया क्वेश्चन देगा कि दो गो मिरर है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 40 डिग्री, और बोलेगा कि इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसके बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करके क्या आएगा आपका, 9 आएगा। तो जब आपका 9 आएगा तो 9 के साथ आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या एंगल बाइसेक्टर बोला है। अगर एंगल बाइसेक्टर बोला है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 8। और लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है तो 9। समझ में आ गया। अब एक केस, थर्ड केस था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बोल देगा कि दो मिरर के बीच का एंगल 125 डिग्री है, हो सकता है बिल्कुल। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो तो कितना आएगा, यहाँ डिवाइड करके देखिए तो 360 है ना, ये 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ पॉइंट करिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 1100 हो जाएगा, 4, ठीक है, अप्रॉक्स 2.4 मान के चलो ना। तो जैसे अगर इस कितना आया 2.4, तो क्या बताया गया था कि जब भी कभी ऐसा है जिसमें फ्रैक्शन में है,
चाहे डेसिमल में आए, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, उसका इंटीजर पार्ट। इसका इंटीजर पार्ट क्या है, ये है, ये तो डेसिमल पार्ट कहलाता है, तो जो इंटीजर पार्ट होगा वही हो जाएगा आंसर। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये हम लोग लास्ट प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मिरर रखा हुआ है और दूसरा मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस मिरर पे ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ऐसे दौड़ते हुए आ रहा है। हाँ, इमेजिन कीजिएगा दिमाग में कि एक शीशा रखा हुआ है, प्लेन मिरर, और ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है। ये गाड़ी v वेलोसिटी से मान लीजिए कि मिरर की ओर आ रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लिखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ये एक प्लेन मिरर है, देखिए ना, और ये एक प्लेन मिरर है, समझिए। तो इस प्लेन मिरर पे ये एक मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर की ओर भी स्पीड से भागते हुए आ रहा है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज भी तो आपको इधर ही भागते हुए दिखाई देगा भी स्पीड से। ये ऑब्जेक्ट का है और ये क्या है, इमेज का, ठीक है। थोड़ा और पास में बना लो, बहुत दूर लग रहा है, बराबर डिस्टेंस पे बनता है ना, तो थोड़ा दिखना भी चाहिए। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये अगर आप इधर भागते हैं तो आपको भी मालूम है कि आपका इमेज क्या भागता है, इधर भागता है। इतना सब तो फील किए हो ना घर पे, हाँ, जाके थोड़ा कर लेना यार, शीशा उषा के सामने खड़ा होकर, तभी तो अच्छा होगा, समझ में आएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कितना होगा, क्या भी ही होगा, कुछ और होगा, ये आप सोच के बताइए। बताइए, भी होगा तो होगा। बताइए बताइए, क्या हो, कुछ दिमाग लगाइए, लगाएं। देखिए सुनिए, समझ, ध्यान समझिए। देखिए, एक आपको 9th में एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें तो आपको पढ़ाया गया था ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फिजिक्स क्या कहता है कि अगर एक साइड प्लस है वेक्टर में तो दूसरा साइड क्या है, तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट में घटता था, तभी तो जीरो होता था। वरना ऐसा कैसा है कि जोड़ने पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इधर जोड़ते थे तो प्लस कहते थे, तो जैसे ही ऐसे घूमते थे तो उसको माइनस कर देते थे, और जब ऐड करते थे तो हो जाता था जीरो, होता था ना जी। तो फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स कहता है, फिजिक्स में सुनो, फिजिक्स में माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो से कम। फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। मोस्ट जगह में यही मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन। और फिजिक्स कहता है कि अगर इधर को तुम प्लस मान रहे हो तो वेक्टर में, तो पीछे को मानो माइनस। स्केलर में तो कोई ज़रूरत नहीं है प्लस माइनस का। तो एक बात बता, तुमको भी मालूम है कि तुम 10 की स्पीड से दौड़ के भागोगे तो तुम्हारा जो इमेज भी है वो भी 10 की स्पीड से इधर दिखेगा ना, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू तुम्हारे क्या होगा वो अभी हम लोग देखने जाते हैं। तो देखो क्या होगा, ये भी है तो भाई ये भी है, तो ये इधर गया है ना, तो इधर वाले साइड को हम पॉजिटिव मान लें। जनरली तो तुम इधर को पॉजिटिव ही मानते हो, नंबर लाइन पे भी देखो ना, नंबर लाइन पे भी बनाते हो तो जीरो की इधर पॉजिटिव और जीरो की इधर करते हो ना, तो ये इधर गया तो पॉजिटिव, तो ये वाला डायरेक्शन किधर है, तो ये हो गया प्लस भी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस भी। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाए थे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पहले जो पहले लिखा जाता था उसका नाम लिखते थे, माइनस करके वो लिख देते थे। उसी तरीके फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा जाता है। और इसको हम लोग लिखेंगे डिफाइन करके
वी आई माइनस वी ओ, क्या लिखेंगे? वी आई माइनस वी ओ लिखेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व इसको करेंगे तो मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आएगा, वी आई कितना है? माइनस भी, माइनस वी ओ कितना है? प्लस भी, तो यहाँ भी लिख दें। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस टू वी। इस माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो बिल्कुल आपका इमेजवा इधरे तो भाग रहा है, अपोजिट तो भाग रहा है, नहीं भाग रहा है जो अपोजिट, ये किधर भाग रहा है दोस्त? अपोजिट भाग रहा है, इसीलिए तो निगेटिव आया हुआ है। और 2 भी हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर बोले कि अगर एक बॉडी है वो 10 की स्पीड से भाग रही है तो उसका इमेज उसके रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से भागेगा? डबल की स्पीड से भागेगा, लेकिन अपोजिट भागेगा। सिंपल। अगर लेफ्ट भाग रहा है तो इमेज कहाँ भागेगा? राइट। अगर वो राइट है तो ये लेफ्ट, अगर वो अप है तो ये डाउन। ठीक है, क्लियर है आपको? कोई परेशानी नहीं, इसमें बना लीजिए। बाकी ये सब चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप जो 9th में पैसा बचाए हैं ना 1500 रुपये हमारा, उसी का देन है। सब नहीं समझ में आता है भाई, कुछ लोग दे के भी हमको कुछ नहीं पढ़े हैं, इसमें भी खुश रहो सब। इसको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था, इसे भूल गया है। हो गया? हो गया? नोट डाउन हो गया? आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा लोग, एक भी लेक्चर मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्फेरिकल मिरर। कुछ भी छोड़ेंगे लाइट चैप्टर गुम हो जाएगा आपका। और जिसको मिरर समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से, उसको लेंस एकदम इजी होगा। इसीलिए मिरर समझिए बहुत बढ़िया से। ठीक है, न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता दोनों में। आइए स्फेरिकल मिरर क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं। तो स्फेरिकल मिरर को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, कह रहा है कि मिरर क्या हो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि वो मिरर होता है जो किसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहने का मतलब सिंपल सा देख क्या है, गेंद देख लिया ना, गेंद हो गया है कॉस्को वाली बॉल, अंदर क्या होती है? खाली होती है, हॉलो होती है, और उसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल। उसको सर्कुलर तो कोई नहीं बोलेगा ना दोस्त। हाँ, सर्किल क्या है? वो 2D में आएगा, वो 3D में होता है बेसिकली। 3D इमेज क्या होगी? जो आपकी कॉपी पे ना बनेगी, उसको रख के उसका डायग्राम अपने कॉपी पे बनाइएगा, इसे खींचिएगा ना तो वो गोल बन जाएगा, उस स्फेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्फेयर वो होता है स्फेयर, कॉस्को का बॉल। अब ये कॉस्को का बॉल है समझिए। ठीक है, ये किस चीज़ का बना है? तुम्हारा ग्लास का बना है, ग्लास का बना है ना। अब इस कॉस्को के बॉल को हमने क्या किया, एक साइड से इसे काट दिया, काट दिया से, तो काट दिया तो कुछ ऐसा पार्ट निकला। अब यही जो पार्ट है ना, अब इसका इधर भी पार्ट चिकना है और इधर इसका इधर पार्ट क्या है? चिकना है। अब तेरी मर्जी कि तू जिधर से पेंट मार दे, तेरा ग्लास मिरर बन गया। अभी तक ये ग्लास है। जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे तो ये बताए थे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड मिरर। ग्लास में क्या होता है? वन साइड पेंटेड नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, अगर ग्लास की किसी एक साइड को कि तेरी मर्जी
जिधर भी साइड को तुम पेंट कर देगा, पॉलिश कर देगा, वो क्या बन जाएगा? मिरर। हाँ, ग्लास का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, क्योंकि ग्लास से क्या होता है, रे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो रे उसको पार कर जाती है। लेकिन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिससे वो रिफ्लेक्ट करती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके एक साइड को पॉलिश करना पड़ता है। समझ में आ गया क्यों ये लाइन लिखवाया कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर? क्योंकि एक हॉलो स्फीयर लेंगे जो बॉल टाइप का होगा, उसको काटेंगे, उसको काट के जो उसका एक पार्ट निकलेगा, अगर उस पार्ट को अंदर से कलर कर देंगे तो कॉन्केव मिरर कहलाएगा, अगर बाहर से कलर कर देंगे तो बिल्कुल। अब देख जैसे समझाते हैं तुमको, ये मान ले तुम्हारा एक स्फेरिकल हो गया, इसी टाइप का शेप निकला, मान ले सपोज डेट। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे दो पार्ट में बांट देंगे, ऐसे काट के निकाले, ऐसे कुछ निकला। अब इसी को तुम चाहो तो ऐसे कलर कर दो, ठीक है। इसी को तुम चाहो सेम को तो तुम इसको ऐसे कलर कर दो, ठीक है। इसका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, किसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, ऑलवेज अपोजिट टू द पॉलिश सरफेस। जिधर रंग लिख किया होगा उसका उल्टा। यहाँ पे कलर कहाँ है, आउटसाइड की इनसाइड? तो इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, आउटसाइड की इनसाइड? इसका यानी कहना चाहते हो तुम कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या है, इनसाइड है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटसाइड है ना। बस हो तो गया। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। हो गया। और ये दोनों क्या होते हैं आपस में, स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। बोथ आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं। क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कैसे मालूम चलेगा किधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सब वो क्लियर हो गया। हो गया। आइए लिखिए, अगर टॉपिक लिखिएगा जल्दी गिरो ना भाई। देखो सम इंपॉर्टेंट, देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म related to spherical mirror, some important term related to spherical mirror। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, छोड़ दीजिएगा, पहले समझ लीजिए, और समझ लीजिएगा तो आप लोग खुद ही डिफाइन कर लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसमें ज़्यादा लिखने का। देखिए ये आपका स्फेरिकल मिरर होता है, ये ग्लास है, और ये कलर करेंगे। चलिए इसको हम लोग कलर कर देते हैं इधर से, इसको अंदर कर लीजिए, तो दोनों का काम हो जाएगा एक साथ, है ना। देखिए सुनिए, ये अंदर से कलर है, यानी ये वाला क्या है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। भैया केव का मतलब होता है गुफा, गुफा होती है ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये आपको गुफा वाला फील दे रहा है कि ये वाला, ये नहीं ना है, ये ऐसे है, ऐसे गुफा थोड़ी होती है, गुफा ऐसे होती है, तो जब ऐसे होती है तो ये वाला होगा ना। हाँ तो कॉनकेव, केव से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ सेंटर होगा, ये जो स्फीयर बना है उसका कुछ सेंटर होगा, यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, डिफाइन हो गया। अब आया पोल, ये इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा ऐसे, तो यानी ये वाला पॉइंट को कह सकते हैं कि ये जो मिरर है, ये मिरर का मिड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या मिरर का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। हो गया, खत्म। अब ये पोल है और ये क्या है, सेंटर है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे मैथमेटिकली, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ। हो गया, डिफाइन हो गया। चलिए अब क्या आपको डिफाइन करना होगा, इसमें एक होता है अपर्चर, ठीक है। फोकस सबसे लास्ट में डिफाइन करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस, अभी बेसिक बेसिक हो जाएगा, ठीक है। आपका अपर्चर, अपर्चर क्या होता है समझिए, ये आपका मिरर है, इसका ये क्या है पूरा
आप इसको डायमीटर बोलिएगा, आप इसको विथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? हैं? तो बिल्कुल विथ ऑफ द मतलब कितना चौड़ा मिरर है, मिरर कितना बड़ा है, साइज उसका, यही होता है उसका एपर्चर। ठीक है, व्हाट इज द एपर्चर ऑफ द मिरर? विथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। क्लियर हो गया? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर? द सेंटर, हाँ, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, हाँ, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, सारी डिस्टेंस मिरर में, सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी डिस्टेंसेस नापी जाती हैं कहाँ से? पोल से। कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से। ये याद रखिएगा, जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो पोल से नापेंगे, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। क्लियर हो गया? फोकस पढ़ेंगे, ठीक है, पहले ये सब बेसिक पढ़ ले, फोकस आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लिखना। इधर हम लिख देते हैं फटाफट, अच्छी अंग्रेजी में, इसीलिए नहीं लिखे हम, अब आराम से हम लिख देंगे। बोर्ड एग्जाम भी तो देना है तुम लोग को। मेरा अंग्रेजी लिख देगा तो मास्टर कंफ्यूज हो जाएगा तेरा। क्या बे? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देगा, खोजने लगेगा कहाँ से ऐसा इंग्लिश पढ़ के आया तू। दिस डैट दिस दो सब एक साथ रहता है मेरा। चल लिख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस बताना भूल गए। अरे स्कूल वाला प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है रे? ये होता है। अच्छा यही होता है, ये भी नहीं होता है, सबका वही। अरे हम गलत लिखे थे भाई, पहला ही हमको लिटरा में पहली बार एप्लीकेशन लिखना पड़ा था, उसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। वो बोल रहा है ये होता है, तो हम बोले क्या होता है? तो यही होता है प्रिंसिपल स्पेलिंग। हम बोले क्या होता है, हमको जो आता था लिख तो दिए इसमें, तो बता क्या होता है? तो दिस इज रॉन्ग। हम बोले ठीक है, जान गए। कंफ्यूजन है यार अंग्रेजी यार। मीटर का स्पेलिंग देखते हैं, कहीं कहीं कुछ मीटर ही लिख देता है, कितना सुंदर METER मीटर पढ़ने में भी, लेकिन नहीं, मीटर के ही थोड़ा होता है, मीटर ही लिखता है सब, तो मतलब है।
अच्छा, हम एक्सिस बैंक वाला लिख दिए हैं। क्या रे, उसको सी दिखाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को पी से दिखाते हैं। बुझा भाई। लिखना फिजिक्स है, लिख चुपचाप, क्या का दिमाग लगा रहा है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है सर? एस से क्या बे, पर्चर को कुछ नहीं। जबरदस्ती थोड़े बता दें। देख भाई, तेरा ये पोल हो गया, क्लियर था। ये देखो, ये भी क्या हुआ तुम्हारा, बेसिकली पोले हुआ, ठीक है। अब पोल और इसको जो मिला दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिला दे, वो लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी ये मत बोल दीजिएगा कि सर अभी आप बताए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। डिस्टेंस और लाइन में डिफरेंस है बे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हम बताए थे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोले हैं, द लाइन, हाँ, द लाइन विच ज्वाइंस प्रिंसिपल, हाँ, द लाइन विच ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन विच ज्वाइन, ये लाइन जो ज्वाइन करेगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। एपर्चर क्या हो गया, इसका साइज या इसका विड्थ। अगर जानना है तो इसको ए से डिनोट करते हैं, लिख लो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए, ये बेसिकली विड्थ होता है, ठीक है। अब आ जाओ, पोली से पढ़ लिए हो, अब हम लोग पढ़ते हैं मेन प्रिंसिपल फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट डाउन कीजिए, ये हो गया, लिख लिया। चलिए इधर ही हम लोग समझ लेते हैं, आज समझते हैं, डिफाइन कल कर लेंगे आराम से। देखिए, आपको एक चीज तो पढ़ा के आया हुआ है, आपको एक चीज पढ़ाया गया है, वो ये है कि अगर कोई लाइट मिरर पे आएगी तो वो क्या होगी, सेम मीडियम में उसका रिफ्लेक्शन होगा, होगा ना। ये तो पढ़ाया गया ना, कोई भी अगर रे आएगी मिरर पे तो आप वो क्या होगी, बाउंस बैक होगी सेम मीडियम में। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रे का सेम मीडियम में बाउंस बैक होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि बाउंस बैक कहाँ से हो रहा है, ठीक है, वही होगा प्रिंसिपल फोकस। समझ, सटाओ ना भाई, सटाओ, सटा कर रखा करो, आवाज़ नहीं आता है। देखो, पहले हम लोग कॉनकेव का समझ लेते हैं, देन कॉन्वेक्स का समझेंगे। और ध्यान से समझिएगा, जब आपको रे डायग्राम बनाना होगा ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ जो आपको अभी लग रही है कि बोरिंग है, बकवास है, ये बहुत काम आएगी। नहीं लगने लगिएगा रटने 8 गो 9 गो डायग्राम, और ज़िंदगी में रटाता नहीं है किसी से। इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं ना रूल, ये सब याद रखिएगा, सब दिमाग में याद रहेगा ना, एग्जाम में भूल भी जाइएगा, डायग्राम बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो देखिए, पहले किसका बता रहे हैं आपको, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव। देखिए क्या होता है, ये आपका पोल हो गया, ये क्या हो गया आपका, पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मान के चलिए कि ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए होता क्या है, ये एक जो रे है, ये आई, ये वाला साइड क्या है इसका, इनसाइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो जिस पॉइंट से कट होकर जाती है, जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जो आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके गुजरती है
उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, एक और ऐसे बनाएंगे तो ये भी इधर से ही गुजरेगी, एक और बनाएंगे तो ये भी इधर से ही गुजरेगी। ये सब लाइट रे क्या है आपस में? ये पैरेलल है। ये सारा किस पॉइंट से गुजर रहा है? फोकस से। ठीक है, तो देखिए, तो ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब ध्यान दीजिएगा कि कॉनकेव मिरर जो है ना, इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों है नाम? क्योंकि ये जो फेनोमेनन हो रहा है ना, ये सब आके क्या हुआ है? लाइट रे, सारी पैरेलल लाइट रे क्या हुई है? हैं? सारी लाइट रे क्या हुई है? वो आपस में पैरेलली आके एक पॉइंट पे क्या की है? मर्ज की है, कन्वर्ज की है, आके मिली है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस का आकर किसी एक पॉइंट पे इंसाइड करना, कोइंसाइड करना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। ड्यू टू कन्वर्जिंग पावर, दिस इज द कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसके पास कन्वर्ज करने का पावर होता है। कन्वर्ज करने का पावर का मतलब क्या होता है बच्चा? क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक पॉइंट पे आके मिल जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिल जाए, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। समझ में आया? ये हो गया आपका कन्वर्जिंग। अब हम लोग समझते हैं किसमें? कॉन्वेक्स में। कन्वर्जिंग समझे? हाँ, जो भी जो भी ये रूल है एकदम, ये आपको जब रूल पढ़ाएंगे तो आपको रूल में बताएंगे कि ये रूल नियम ही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके ही गुजरेगी, या जिस पॉइंट से होके गुजरेगी उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। ठीक है, तो सारा जाके एक ही पॉइंट पे मिल रहा है क्योंकि सबको फोकस से गुजरना है, इसीलिए कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, यही हो गया आपको क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जरा रूल ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? इनसाइड क्या आउटसाइड? आउटसाइड है ना। हाँ, तो इसका जब आउटसाइड है तो देख क्या होगा इसमें, ये लाइट रे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट रे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट रे गया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट रे गया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया ना। एक सेकंड मार्क करने का गड़बड़ हो जाएगा। ये है, ये है अस्सी बना। देखो, सारे ब्लू वाला क्या है तुम्हारा? रिफ्लेक्टिंग रे है, और सारा रेड वाला क्या है आपका? इंसिडेंट रे है। आपको रूल जरा क्या पढ़ाया गया है बताइएगा कि जब भी कोई इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और सारा जो फोकस में जाके मिल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आके मिल जाएगी, तो अब क्या बोलेंगे उसको? कन्वर्जिंग। ऐसे क्या बोलेंगे आप? डाइवर्जिंग। फैल जाएगी तो डाइवर्जिंग। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फैल जाए तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं मालूम चल रहा है इधर। कहाँ मालूम चल रहा है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कोई पॉइंटे नहीं। तो देखिए ये क्या है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का जो फोकस, हाँ कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है ना, वो इमेजनरी होता है। ये माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इमेजनरी होता है, पीछे बनता है। आपको वर्चुअल इमेज पढ़ाए थे ना, वर्चुअल इमेज बताया थे। इमेजनरी कहाँ बनता है? मिरर के पीछे। और रियल कहाँ बनता है? मिरर के सामने बनता है। तो इसका वर्चुअल होता है तो कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। तो मिरर के पीछे मतलब इधर हो गया। अब देखिए ये जो आपका है ना, ये जो है, इन सब को ऐसे मिला दीजिए पॉइंट पे लेके, इन सब को मिला दीजिए पॉइंट पे लेके। ये थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाइएगा, आपका मिल जाएगा। देखिए अब समझिए, देखिए ये देखिए मिला दिए। हम किसको मिला है? इंसिडेंट को, रिफ्लेक्शन को। इधर
अबे रिफ्लेक्शन को बे देखना यहाँ पे किससे उठाए हैं, इससे उठाए हैं, इससे उठाए हैं, इससे उठाए हैं, सारा ब्लू वाला से उठाए हैं, देख तो ये ध्यान देना डायग्राम बनाते हो, इन्हें कि जो ने मर्जी तौन कहीं से खींच देने लगा, मिलाना तो अड्डा कैमरा मास्टर को ना बुझाए तो काट देगा नंबर। आपको कहाँ दिखाना है, रिफ्लेक्शन से। अब चलिए रूल फिर से देखते हैं, दोहराइए। सारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाला लाइन कैसे होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। अगर फोकस पे जाके मिल जाता है तो आप क्या कहते हैं, कन्वर्ज। अब फोकसवा से फैल जाए तो क्या कहेंगे, डाइवर्ज। ये देखिए ये पैरेलल था ना है? और ई फोकस था तुम्हारा है? ई फोकस किसको मीट कराए हैं, इसको रिफ्लेक्टेड को ना। तो ये क्या फील दे रहा है, फैलने का, किसकी एक जगह का मिलने का। देखिए फैल गया है ना, ये फैल गया ना, ये भी फैल गया ना, पैरेलल तो नहीं हुआ, कहीं इनसाइड तो नहीं किया, ये फैल गया है, फैल गया है ना। दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। हाँ, फैल जाना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का एक पॉइंट पे जाके वहां से निकल के फैल जाना, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ। क्या हो गया, हाँ कॉनकेव मिरर का ये हो गया तेरा फोकल लेंथ। और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स का, सॉरी कॉन्वेक्स का, ये तेरा कॉन्वेक्स का हो गया फोकल लेंथ। ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ। डायग्राम बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे।